नमस्कार फार्मेसिस्ट साथियों, आज अपन करने जा रहे हैं एमसीक्यू ऑफ बेसिक फार्माकोलॉजी। जो फार्मासिस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सी बार बहुत से बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन एमसीक्यू माध्यम से अपन करने जा रहे हैं। तो लीजिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल एक्सेप्ट, यानी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग मींस आप कह सकते हैं टीडीएम। अब इससे पहले भी मैं डिस्कशन किया था कि जहां भी टीडीएम का नाम आ जाए इन थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जिस ड्रग की इन थेरापेटिक इंडेक्स कम हो उसकी मॉनिटरिंग जरूरी है। यानी थेरापेटिक इंडेक्स का मतलब क्या है? यानी आप कह सकते हैं कि मिनिमम इफेक्टिव डोज एंड मैक्सिमम का जो गैप है वो आपकी, जैसे ये आपकी मिनिमम इफेक्टिव डोज है और ये आपकी मैक्सिमम डोज है, ये आपकी मिनिमम मींस ऊपर इसके बाद जाने के बाद एक आप कह सकते हैं टॉक्सिक इफेक्ट आएंगे। तो इसके बीच का जो गैप है वो थेरापेटिक इंडेक्स कहलाता है। यानी कि अगर किसी भी ड्रग का अगर थेरापेटिक इंडेक्स लो है मींस उसका टीडीएम करना जरूरी है। पहली बात कि साहब ये टीडीएम किसका करेंगे कि जिस ड्रग की थेरापेटिक इंडेक्स लो है। और करेंगे कैसे? क्योंकि बात जब अपन कर रहे हैं कि आप ड्रग की मॉनिटर कैसे करोगे, और आपको ये भी पता है कि अपनी बॉडी के अंदर ड्रग का स्टोर रहती है, यानी एक प्रकार आप कह सकते हैं ब्लड, यानी टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ड्रग इन अवर बॉडी इज ब्लड, और ब्लड में जनरली वो प्लाज्मा से बाइंड रहती है। तो आप ये टीडीएम पहली बात तो किसका करेंगे जिसकी ये थेरापेटिक इंडेक्स कम हो, और दूसरा आप कैसे पता करेंगे? प्लाज्मा कंसंट्रेशन, यानी जो टीडीएम है वो पहला तो आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, क्योंकि अगर किसी ड्रग की 500 मिलीग्राम डोज है और आपने प्लाज्मा कंसंट्रेशन देखी कैसा 400 मिलीग्राम है उसके अंदर, तो मीन्स आपको कितनी देनी है? 100 मिलीग्राम। तो आपने मॉनिटर कर लिया कि अगर उससे ज्यादा देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा? टॉक्सिक। तो पहली बात कि टीडीएम किसका जरूरी है? जिसका थेरापेटिक इंडेक्स लो, और आप कैसे करते हैं? प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। इसके साथ ही साथ एक चीज और याद रखनी है आपको कि ये टीडीएम किसका नहीं करते। तो ध्यान रखना कि दो चीज का कभी टीडीएम नहीं करता। पहला तो वो ड्रग जिसके एक्शन इजीली मेजरेबल हो, जैसे एंटी डायबिटीज ड्रग है या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, यानी जिसका एक्शन इजीली मेजर कर रहा है, अपन को दिख रहा है कि शुगर कम हो गई है, कम होगी, उसका टीडीएम कभी नहीं करते। और एक जो प्रो ड्रग होती है उसका भी टीडीएम कभी नहीं करते। मींस जो इनएक्टिव ड्रग है, जो बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव होती है, उसका भी टीडीएम नहीं करते। मींस अगर टीडीएम के बारे में चार चीज आपको समझ आ गई। पहला आपको आ गई कि जिसकी थेरापेटिक इंडेक्स कम होगी उसका करते हैं। दूसरा आपको समझ आ गई आप कैसे करते हैं? प्लाज्मा कंसंट्रेशन से। और दो चीज का नहीं करते हैं, जिस जैसे किसी ड्रग का एक्शन इजीली मेजरेबल हो या प्रोड्रग। अब बात करते हैं कि सर टीडीएम कौन कौन सी ड्रग जरूरी है ये टीडीएम करना। तो सिंपल से जितने भी आयन चैनल को बंद करने वाले ड्रग है। अब पूरी फार्माकोलॉजी में आप सोचिए कि जितने भी सोडियम चैनल या कैल्शियम चैनल को जो बंद करने वाली ड्रग कौन कौन सी होगी? जैसे एक तो एंटी अर्थमेटिक। एंटी अर्थमेटिक में क्या देखा था? 4 क्लास देखी अपन क्लास फर्स्ट में, सोडियम चैनल ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर, चैनल ब्लॉकर एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, यानी एंटी अर्थमेटिक ड्रग का टीडीएम करना है। दूसरा एंटी एपिलेप्टिक, और तीसरा इम्यूनोमोड्यूलेटर, और या फिर आप कह सकते हैं लिथियम, और ये साइक्लोस्पोरिन इम्यूनोमोड्यूलेटर हो गए, फेनेटोइन आपके एंटी एपिलेप्टिक हो गई, और लिथियम बाइपोलर डिसऑर्डर में काम लेते हैं, मैनिया के अंदर काम लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, एक बार उसको ध्यान से पढ़ना जरूरी है कि थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड इन ऑल एक्सेप्ट। देखो जनरली होता क्या, एग्जाम हॉल के अंदर जो टीडीएम नाम आएगा सामने लिथियम दिखेगा, आप टिक कर दोगे। आपको उस समय ये ध्यान नहीं रहेगा ये एक्सेप्ट लिखा है, मींस एक को छोड़कर। तो सीधी सी बात है कि मेटफॉर्मिन एंटी डायबिटिक ड्रग है, और मैंने ये भी बताया था कि जिसके एक्शन इजीली मेजरेबल है उसका कभी भी थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग नहीं करते। तो आपका आंसर हो गया बी, मेटफॉर्मिन।
इसका मतलब सिंपल सा लिथियम एंड साइक्लोस्पोरिन का थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना जरूरी है। तो थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग यानी एंटी अर्थमेटिक, एंटी एपिलेप्टिक, इम्यूनोमोड्यूलेटर और इसके अलावा थियोफाइलिन, इटोफाइलिन का भी करते हैं। तो ये आपका हो गया ये थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अब नेक्स्ट दिया है अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर द 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ, यानी 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद में कितनी ड्रग लेफ्ट रहती है। अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर द 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ, यानी 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ के बाद बॉडी में ड्रग कितनी लेफ्ट रहती है। तो बात करें अगर फर्स्ट हाफ लाइफ की, तो आप कह सकते हैं एलिमिनेट कितनी होगी, यानी 50%, और जो रिमेन कितनी रहेगी लेफ्ट, यानी 50%, या कह सकते हैं लेफ्ट रहेगी 50% और 50% बॉडी से बाहर जाएगी। अगर सेकंड हाफ लाइफ की बात करें तो बॉडी में आप कितनी रहेगी, जो 25%, और एलिमिनेट कितनी होगी आपकी 50 प्लस 25 बोले तो 75%। और बात करें थर्ड हाफ लाइफ की, यानी आप कह सकते हैं 25 जो बॉडी में बची थी, यानी इसकी कितनी रहेगी आपकी 12.5, मींस बॉडी से बाहर क्या गई आपकी 75 प्लस 12.5, मतलब आप कह सकते हैं 87.5। और 4 हाफ लाइफ बोले तो कि बॉडी में कितनी बची हुई थी, ये 12.5 मींस 6.25, और लगभग ये 93.75 बॉडी से बाहर गई। तो यह पूछा क्या गया, पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर द 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ, मीन्स आप सिंपल सा आंसर क्या हो गया आपका 6.25% आपकी बॉडी के अंदर रहेगी। अब देखिए इसके जगह क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 4 हाफ लाइफ के बाद बॉडी से ड्रग कितनी एलिमिनेट हुई, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं 93.75, यानी 87.25 प्लस 6.25, यानी ये आपकी बॉडी से बाहर गई। तो इस लैंग्वेज आराम से पढ़ना कि पूछा क्या गया। तो अमाउंट ऑफ ड्रग लेफ्ट आफ्टर 4 प्लाज्मा हाफ लाइफ इज 6.25। नेक्स्ट लिखा हुआ है द एलिमिनेशन ऑफ अल्कोहल फॉलोज जीरो ऑर्डर काइनेटिक। पहली बात तो सिंपल सा कैसा, मैक्सिमम ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, अल्कोहल फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। और इसकी सिंपल सी ट्रिक है 0 वाट पावर, यानी वारपेरिन, अल्कोहल, ये थियोफाइलिन, मतलब आप सिंपल से ट्रिक देख रहे हैं कि 0 वाट पावर, और मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा रखा है, यानी ओनली 0 वाट पावर के अंदर जो ड्रग एग्जाम्पल आ रहे हैं वो सिर्फ क्या है 0 ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करते हैं, बाकी मैक्सिमम ड्रग फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। तो ये आपका हो गया अल्कोहल का 0 ऑर्डर काइनेटिक्स, ये बहुत सी बार पूछा है। नेक्स्ट आता थेरापेटिक इंडेक्स, मेजर द सेफ्टी ऑफ ड्रग, और इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है LD50 अपॉन ED50, यानी इसका आंसर आपका हो गया LD50 अपॉन ED50, और इट मेजर द सेफ्टी ऑफ ड्रग। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला ध्यान रखना कि LD50 अपॉन ED50, यानी आप कह सकते हैं यानी थेरापेटिक इंडेक्स इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, LD50 अपॉन, यानी LD50 is directly proportional to therapeutic index, means more the LD50 more the drug safe। तो सिंपल सा ध्यान रखना कि जितनी ज्यादा LD50 होगी ड्रग उतनी सेफ होगी, और फॉर्मूला आपका हो गया LD50 अपॉन ED50। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और बहुत सी बार पूछा ड्रग यूज फॉर द रेयर डिजीज इज नोन एज ऑर्फन ड्रग। जैसे एग्जांपल बात करें कि मिथेनॉल पॉइजनिंग में फोमिपिजोल यूज करते हैं, मींस अल्कोहल पॉइजनिंग, तो ये बहुत ही रेयर केस में होता है, यानी वो ड्रग जो रेयर डिजीज के अंदर काम आती है उसको बोलते हैं ऑर्फन ड्रग। तो सिंपल सा याद रखना है ड्रग यूज फॉर द रेयर डिजीज इज नोन एज द ऑर्फन ड्रग।
ओवर द काउंटर मीन्स आप बिना प्रिस्क्रिप्शन भेज सकते हैं, इमरजेंसी ड्रग। अब बात करें वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग गिवन। देखो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी ड्रग आपकी एक बार ब्लड के अंदर पहुंच गई और ब्लड के अंदर वो आपकी प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है और उससे वापस जो डिस्ट्रीब्यूट होती है टिश्यू के अंदर, वो उसको डिटरमाइन करने का एक हाइपोथेटिकल पैरामीटर है जिसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द ड्रग एडमिनिस्ट्रेड आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला आपका सही हो गया, ड्रग एडमिनिस्ट्रेड आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो ये अच्छे से ध्यान रखना, कई बार फॉर्मूला पूछ सकता है कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट बाय ड्रग एडमिनिस्ट्रेड आईवी अपॉन प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एंटागोनिज्म बिटवीन एसिटाइलकोलिन एंड एसिटाइलकोलिन इज ए न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ कोलिनर्जिक सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम और एट्रोपिन इज ए प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एंटीकोलिनर्जिक या पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग। अब देखिए कम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट एंड फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट में फर्क क्या है। यानी कम्पिटिटिव मीन्स किसी एक चीज के लिए कंपटीशन हो रहा है, यानी दोनों चीजें, दोनों ड्रग या दो न्यूरोट्रांसमीटर या ड्रग जो एक ही रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। तो बात जब एसिटाइलकोलिन के करूं मैं, तो इट इज द न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, सबको पता है। और एसिटाइलकोलिन बाइंड टू द मस्करिन एंड निकोटिन रिसेप्टर और एट्रोपिन आल्सो बाइंड द मस्करिन एंड निकोटिन रिसेप्टर। मींस जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट एक ही रिसेप्टर से बाइंड हो उसको बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट या उसको प्योर एंटागोनिस्ट भी कह सकते हैं। डीसीयू में पूछा हुआ प्योर एंटागोनिस्ट या प्योर एगोनिस्ट, मींस जब एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट बाइंड टू द सेम रिसेप्टर। तो आप इसकी सिंपल आंसर आप हो गया कि कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। अब बात करें कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट मींस दोनों ड्रग बाइंड टू द डिफरेंट रिसेप्टर लेकिन फिजियोलॉजिकली एक दूसरे के अपोजिट काम करें। अब देखिए जब बात इसकी कर रहे थे तो ये भी क्या एंटागोनिस्ट मींस एक दूसरे विपरीत काम कर रहा है। यानी एसिटाइलकोलिन जो काम कर रहा है इसका जस्ट अपोजिट एट्रोपिन कर रहा है। अब एसिटाइलकोलिन इंक्रीज द बॉडी सिक्रेशन जबकि एट्रोपिन आप बॉडी सिक्रेशन को रोकती है, मींस काम इसमें भी उल्टा हो रहा है और काम इसमें भी एंटागोनिस्ट उल्टा ही होगा, लेकिन इसमें दोनों डिफरेंट रिसेप्टर से बाइंड होते हैं, इसलिए बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट। और जब अपन ने ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो आप सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, वहां मैंने वर्ड लिखा था कि फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट मींस जो कार्य पैरासिम्पैथेटिक करेगा उसका जस्ट अपोजिट सिंपैथेटिक करेगा, लेकिन दोनों के न्यूरोट्रांसमीटर अलग है और दोनों के रिसेप्टर अलग है। तो इसका आंसर आप हो गया कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म। नेक्स्ट एग्जांपल है कि ड्रग हैविंग द वेरी नैरो थेरापेटिक रेंज। तो सिंपल सा आप याद हो गया लिथियम, अभी जस्ट पढ़ा मैंने, और सर्टालिन, रोबोक्सिन, डोथियमिन ऑल आर द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो लिथियम जिसका थेरापेटिक इंडेक्स कम है या मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम है, इसीलिए इसे क्या किया था आपने, टीडीएम किया था। और देखिए लिथियम के बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। जब भी लिथियम आएगा तो एक तो आप ध्यान रखना, जैसे लिथियम यानी पहली बात तो ये ल्यूकोसाइट काउंट को बढ़ाती है और ये ट्रिमर करती है, ये हाइपोथायराइडिज्म करती है, क्या करती है, और इंक्रीज यूरिन बोले तो डायबिटीज इंसिपिडिस भी करती है, और अवॉइड इन एक्सपेक्टेड मदर यानी प्रेगनेंसी के दौरान भी आपको नहीं देनी है, मीन्स बोले तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। लिथियम का क्वेश्चन जब भी आएगा, पहली बात लिथियम यूज इन द बाइपोलर डिसऑर्डर या मैनिया, और पूछ लिया मैनिया क्यों होता है तो वो भी आपको पता ही है कि मैनिया एक प्रकार का बाइपोलर डिसऑर्डर है, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामीन की जो डोपामीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये आपके इस एग्जाम्पल हो गया
नैरो जो थेरेप इंडेक्स, आंसर हो गया आपका लिथियम। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड ट्रू अबाउट द प्लेसिबो। देखो प्लेसिबो थेरेपी एक प्रकार की कह सकते हैं डमी थेरेपी, यानी एक वो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं। यानी आपको लगे साहब आप इंजेक्शन लगा दिया कि हाँ आराम आ गया, मीन्स आपको साइकोलॉजिकल ठीक करना, तो आप सिंपल सा कह सकते हैं प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन। डमी मीन्स वो रियल में मेडिकेशन नहीं है, एक प्रकार की डमी टाइप, उसको बोलते हैं प्लेसिबो थेरेपी। अब आते हैं इस प्रश्न को ध्यान से देखना, क्यों इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, थोड़ा सा घुमा के पूछ ले आपसे। तो प्रश्न पूछा हुआ है कॉज फॉर रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी इंक्लूड। बात कर रहे हैं कि बायो अवेलेबिलिटी रिड्यूस होने का कारण क्या हो सकता है। तो आपको यही पता है कि बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाले मेन 3 फैक्टर था। पहला आपका था एब्जॉर्प्शन, दूसरा आपका था फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और तीसरा था रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। यानी बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन करने वाला 3 फैक्टर था, एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट बोले थे अगर आपने आईवी दी है, देखो बायोअवेलेबिलिटी मीन्स क्या है कि जैसे आपने ड्रग दी है उस अनचेंज फॉर्म के अंदर सिस्टम में पहुंचा, मीन्स बोले तो ब्लड में पहुंचा है, और ब्लड टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ड्रग। अब कह सकते हैं कि आपने रूट चूज किया आईवी, तो इसका सिंपल सा हो गया कि आपने सीधा ब्लड में दिया, यानी 100% बायोअवेलेबिलिटी होगी। क्योंकि जब आपने आईवी दिया मीन्स आपने माल सीधा गोदाम में पहुंचा दिया, मीन्स उसमें ना तो एब्जॉर्प्शन हुआ ना उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ। अब बात करें कि एब्जॉर्प्शन, अब बायोअवेलेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, और बायोअवेलेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होगा। यानी जितना ज्यादा फर्स्ट पास या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म होगा, ड्रग उतनी ही कम अवेलेबल रहेगी। अब देखो प्रश्न क्या पूछा, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कॉज फॉर रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी घटने का कारण क्या है। अब बायोअवेलेबिलिटी कब घटेगी, जब या तो आपका एब्जॉर्प्शन कम हुआ है या आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हुआ है। क्योंकि जो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा तो सिस्टम में कम पहुंचेगी। अब ऑप्शन देखा जाए कि तो पहला हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दूसरा इंक्रीज एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा तो बायोअवेलेबिलिटी बढ़ेगी आपकी। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब 100% होती है, लेकिन पर्सन पूछा रिड्यूस एंड हाई लिपिड सोल्युबिलिटी, यानी आपका आंसर हो गया हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। यानी जितना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, और फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का दूसरा नाम है प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, मींस सिस्टम में जाने से पहले जो ड्रग मेटाबॉलिज्म हो जाए उसको बोलते हैं फर्स्ट पास या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म। मतलब आप सिंपल सा कह सकते हैं द कॉज ऑफ रिड्यूस बायोअवेलेबिलिटी इज हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, या आप ये भी कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा तो भी डिक्रीज हो सकती है। ऑप्शन यहाँ अगर आ जाए कि ये डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, तो फिर आंसर तीसरा आपका आएगा बोथ ए एंड बी। और इस रिड्यूस जगह इंक्रीज भी कर सकता है। तो आप इजीली समझ गए कि जब भी बायोअवेलेबिलिटी नाम आएगा आपको 3 चीज ध्यान रखनी है, वो पहला फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म एंड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। जितना ज्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा, बोले तो प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म मींस वो सिस्टम में कम पहुंचेगी, और जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा ड्रग उतनी ही ज्यादा अवेलेबल रहेगी। और रूट मींस आईवी दिया तो उसमें ना तो एब्जॉर्प्शन हुआ आपका, ना आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हुआ, मींस 100% आपकी बायो अवेलेबिलिटी। तो आंसर आपका हो गया ए हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंक्लूड, ड्रग ट्रांसपोर्ट मींस ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है। जब आपने ओरल लिया है तो इसका एब्जॉर्ब होकर ब्लड के अंदर कैसे जा रही है। तो आप जब मैकेनिज्म पढ़ते हैं एब्जॉर्प्शन के अंदर, तो एक्टिव जो पैसिव डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो इसका आंसर आप हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब डिस्ट्रीब्यूशन, लिपिड सोल्युबिलिटी, बायोअवेलेबिलिटी, दीज आर द पार्ट ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स, बट एक्टिव इज अ मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की खासियत क्या है
यानी पहली बात तो एक्टिव मीन्स आपको एनर्जी चाहिए, एक्टिव आदमी को क्या चाहिए, एनर्जी, और इसको अप हिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, यानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मीन्स आपको अगर पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको एनर्जी चाहिए। तो पहली बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम आती है, पहला तो क्या होता है, ये एक फास्ट एब्जॉर्प्शन करता है और इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एक्टिव आदमी एक समय बाद सैचुरेट हो जाता है कि यार दैट्स ऑल, अब नहीं करना, यानी सैचुरेबल, क्या कर देता है, सैचुरेबल। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप में मेटाबॉलिक पॉइजनिंग होगी, मेटाबॉलिक पॉइजनिंग मीन्स आप सिंपल सा कह सकते हैं कि जब मैं कह रहा हूं इसको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कहां से मिलेगी, जब मेटाबॉलिज्म होगा। तो आप कह सकते हैं अगर मेटाबॉलिक पॉइजनिंग होगी है तो एटीपी या एनर्जी जनरेट नहीं होगी, तो आपका एक्टिव एब्जॉर्प्शन स्टॉप हो सकता है। तो इसका आंसर आपको हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखो सिंपल सा आपने पढ़ा था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और यह आपका आ गया फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ इज फाउंड इन आइसोप्रेनालिन एंड एड्रेनालिन, बिकॉज यानी आप कह सकते हैं एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन। अब देखो चार ऑप्शन आपके सामने है, सालबुटामॉल, ल्यूकोट्राइन। सालबुटामॉल एक प्रकार ब्रोंकोडायलेटर है, बीटा 2 एगोनिस्ट, एंड ल्यूकोट्राइन ये नहीं है। दूसरा क्योंकि ल्यूकोट्राइन जो होता है ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर से बाइंड होता है, और जो ल्यूकोट्राइन का एंटागोनिस्ट आपको क्या, मोंटेलुकास्ट एंड जाफिलुकास्ट। दूसरा आइसोप्रेनालिन, एड्रेनालिन, बोथ आर द सिंपैथेटिक ड्रग। आइसोप्रेनालिन, प्रोपेनोलॉल ये भी नहीं है, और सिंपल सा एड्रेनालिन एंड हिस्टामिन, बिकॉज एड्रेनालिन बाइंड टू द अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर, व्हाइल बाइंड टू H1, H2 and H3, but both are the physiological antagonist, बिकॉज हिस्टामिन की वजह से एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, उस केस में एड्रेनालिन दी जाती है, मींस वो फिजियोलॉजिकली एक दूसरे के अपोजिट काम करता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है तो सिंपल ध्यान रखना, एड्रेनालिन इज ए फिजियोलॉजिकल एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन। आंसर आपको हो गया डी। अब बात करें थेरापेटिक इंडेक्स मेजर द सेफ्टी ऑफ ड्रग। बता सके पहले आपको LD50 अपॉन ED50, और इसका मेन उद्देश्य है कि ड्रग कितनी सेफ है। Alkalization of urine is required for decrease the poisoning of due to, यानी सिंपल सा कह सकते हैं एल्केलाइजेशन ऑफ यूरिन। अब बात करें यूरिन में कि अब जो किडनी में यूरिन फॉर्मेशन या जो किडनी से एक्सक्रेट जो होता है यूरिन के साथ में, इसके 3 प्रोसेस होते हैं। पहला होता है फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। रीएब्जॉर्प्शन केस में मैक्सिमम पार्ट यानी आप जितना फिल्टर हो रहा है उसका 99% वापस क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। और एब्जॉर्ब वो होता है जब पता है कि कोई भी चीज अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेगी। किस फॉर्म में रहेगी, अनआयोनाइज्ड। और अनआयोनाइज्ड कब रहेगी, जब वो सेम मीडियम रहेगी। सेम बोले तो एसिडिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम एंड बेसिक ड्रग रिमेन अनआयोनाइज्ड इन बेसिक मीडियम। अब अपन बात करें कि अगर आप किसी की पॉइजनिंग होगी, आप किसी ड्रग को बॉडी से बाहर निकालना है, तो आपको पता अगर सेम मीडियम रहेगा तो वापस क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्ब, मींस आप कह सकते हैं उसका अपोजिट देंगे। तो अगर आपने एल्कलाइजेशन किया मींस किसी एसिडिक ड्रग की आपकी क्या हुई, टॉक्सिसिटी। तो अगर एसिडिक ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है तो यूरिनरी एल्कलाइजर देते हैं, और अगर एल्केलाइन ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है तो यूरिनरी एसिडिफायर देते हैं। तो सिंपल सा इसका आंसर हो गया, आप बारबिटूरेट बोले तो बारबिटूरिक एसिड। यानी इसकी पॉइजनिंग को कम करने के लिए क्या देते हैं, यूरिनरी एल्केलाइजर, बिकॉज इस इंक्रीज द एक्सक्रेशन ऑफ बारबिटूरिक एसिड, बिकॉज ये आयोनाइजेशन करेगा और आयोनाइज्ड ड्रग वापस रीअब्जॉर्ब नहीं होती। अब बात करें लोडिंग डोज ऑफ ड्रग जो प्राइमरली डिपेंड ऑन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब लोड कब करेंगे, जब ड्रग आपके प्लाज्मा प्रोटीन या ब्लड में से निकल के टिश्यू में जाएगी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और अब डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं अपन वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एक प्रकार का हाइपोथेटिकल पैरामीटर। तो आप सिंपल सा कह सकते हैं
कि लोडिंग डोज डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, और एक और आती मेंटेनेंस डोज, यानी एक बार आपने टिश्यू लोड कर दिया जैसे 500 मिलीग्राम से, अब आपको मेंटेनेंस के लिए क्या चाहिए कि आप मालूम चला कि 3 घंटे बाद या 6 घंटे बाद ये 200 मिलीग्राम एक्सक्रेट होगी, बोले तो क्लियरेंस होगी, मींस मेंटेन करने के लिए आपको कितनी मिलीग्राम देनी पड़ेगी, जितनी क्लियर हुई, यानी 200 मिलीग्राम। तो सिंपल रहा कह सकते हैं कि मेंटेनेंस डोज जो है, मेंटेनेंस डोज डिपेंड अपॉन क्लियरेंस। ये दोनों ध्यान रखना, लोडिंग डोज डिपेंड अपॉन दी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एग्जाम्पल पहला ही लिखा एनालाप्रिल, यानी क्या लिखा हुआ प्रिल, और जहां भी प्रिल आएगा आपको दिमाग में आना चाहिए एसी इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। और उस प्रिल में ये भी बताया कि सीएल को छोड़ के बाकी सब इनएक्टिव है। सीएल बोले तो कैप्टोप्रिल और लेसिनोप्रिल, सीएल एक्टिव है, बाकी सब इनएक्टिव है। इनएक्टिव मींस एनालाप्रिल जो कन्वर्ट इनटू द एनालाप्रिलेट, मैं सिंपल सा पूछा है कि प्रोड्रग कौन सी है, तो आंसर आपको हो गया एनालाप्रिल। नेक्स्ट दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज फर्स्ट रिएक्शन इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म। फेज फर्स्ट के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन होता है, हाइड्रोलाइसिस, और फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग may be active and may be inactive, but after phase second metabolism